इस न्यूज के प्रायोजक हैं डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल और जूनियर कॉलेज सोलापुर। तकरीबन नॉमिनेशन दाखिल करने के 2 दिन पहले तक मुझे अनवर सादात और उनके हैदराबाद के लोगों के जरिए से और हमारे मकामी जो कार्यकर्ता हैं उनके तरफ से ये न्यूज़ मिल रही थी कि मेरा नाम फाइनल हो गया है। इधर उधर की बातें भी तकरीबन एक आधा पौना घंटा हमारा चला गया। उसके बाद जब हम बाहर आए तो बाहर जो है ना हमको मालूम हुआ कि वहां पर डोनेशन की बात हो रही है। आप जो बता रहे हैं पैसों का लेन देन, मतलब सबसे बड़ा कारण क्या समझते हैं आप? ये टिकट कट होने का है सबसे बड़ा कारण? ये डोनेशन नहीं है, ये तो एक तरह का रिश्वत है। और जो लोग कौम और मिल्लत के नाम पर समाज के सामने जाकर इलेक्शन में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो लोग क्या अपने अकाउंट के अंदर इसे डोनेशन दिखाएंगे? जिंदगी में बहुत मर्तबा ये सुनने में आया, लेकिन सियासत इतनी गंदी होती है ये पहली बार मैंने महसूस किया। क्या जितना पैसा उन्होंने कलेक्ट किया है उतनी अमाउंट वो अपने अकाउंट में दिखाएंगे? मुझे नहीं लगता कि वो दिखाने वाले हैं। वो तो बस अपने बैग भरने के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने इसको अपना प्रेस्टीज इशू किया, जिसकी वजह से जो है ना उनको टिकट मिला और मैं महरूम रह गया। जो लोग उनको पैसा दिए उनके टिकट कंफर्म हुए, मेरिट पर मेरा नाम आखिर तक था, लेकिन कुछ लोग अपने फायदे के लिए उसमें पुराने यहाँ के कुछ नगर सेवक भी हैं और कुछ यमाइन के कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। हम जो है ना हमारा नुमाइंदा चुनकर देते हैं या गूंगे बहरों को वहां पर भेज देते हैं जाकर तमाशाई बनने के लिए या फोटो खिंचवाने के लिए। आज सियासत में अपना स्टेटस बुलंद करने के लिए, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने के लिए और समाज में मैं नगर सेवक हूँ इसका रौब डालने के लिए आज सिर्फ और सिर्फ वो कुर्सी का इस्तेमाल करने का ट्रेंड निकला है। चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रभाग क्रमांक 14 के आज एक ऐसे इच्छुक उम्मीदवार से बात करने जा रहे हैं जिनका नाम चर्चाओं में था। चर्चाओं में ही नहीं बल्कि जनता और कुछ सूत्र बता रहे थे कि इनका टिकट कंफर्म भी हो चुका था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजा बागवान सर की। सोलापुर शहर की बागवान बिरादरी का एक बड़ा नाम राजा बागवान सर, जो कई सालों से विद्यार्थियों को शिक्षण देते आए हैं, विद्यार्थियों को एजुकेशन देते आए हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से इनका नाम जोरों पर था और पार्टी के अध्यक्ष फारूक शाबी साहब ने इनका नाम पेश भी किया था और उनको टिकट कंफर्म भी हुआ था। ऐसी चर्चाएं हो रही थी, सूत्र बता रहे थे, लेकिन अचानक से राजा बागवान का टिकट कट हो जाता है। उसके बाद राजा बागवान सर को राष्ट्रवादी कांग्रेस का ऑफर आता है, लेकिन राजा बागवान सर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी चुनाव नहीं लड़ते बल्कि समाजवादी पार्टी की ओर से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से पर्चा भी दाखिल किया, एबी फॉर्म भी मिला, वैलिड पर नाम भी आ गया। अब राजा बागवान सर समाजवादी पार्टी को लेकर जनता के बीच जाएंगे और वोटों की अपील करेंगे। इनके साथ माजी नगर सेवक रियाज खरादी हैं। ये दोनों की जोड़ी प्रभाग क्रमांक 14 में बहुत सारा समीकरण बिगाड़ सकती है। जी हाँ दर्शकों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार और राजा बागवान और रियाज खरादी के समर्थक और ये खुद बताते हैं कि ये बहुत सारा समीकरण यहाँ पर बिगाड़ने वाले हैं और कुछ लोगों को ये घर में बिठाने वाले, इस तरह की इनकी प्रतिक्रिया है। क्या कुछ इनके मुद्दे हैं, कैसे इनका टिकट कट हुआ, जानने की कोशिश करते हैं। सर बात को लंबी ना करते हैं क्योंकि
आपके पास भी हमारे पास भी वक्त कम है, चुनाव सर पर है, 15 तारीख को वोटिंग होनी है तो 16 को रिजल्ट आना है। काफी जो है कम समय बचा है। अचानक से आपका टिकट क्यों कट हुआ, क्योंकि सूत्र बताते थे कि आपका टिकट कंफर्म हुआ था सर। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तकरीबन नॉमिनेशन दाखिल करने के 2 दिन पहले तक अच्छा, मुझे अनवर सादात और उनके हैदराबाद के लोगों के जरिए से और हमारे मकामी जो कार्यकर्ता हैं उनके तरफ से ये न्यूज़ मिल रही थी कि मेरा नाम फाइनल हो गया है। अच्छा, मैं अनवर सादात साहब को फ़ोन किया और उनको फ़ोन करने के बाद जाकर मिला भी उनके पास। वो एबी फॉर्म के ताल्लुक से कोई बात करने को तैयार ही नहीं थे, इधर उधर की बातें करके टालते रहे। मुझे कुछ ताज्जुब हुआ कि 2 दिन जो है नॉमिनेशन को बचे हुए हैं पर्चा दाखिल करने के लिए और अभी तक एबी फॉर्म के ताल्लुक से जो है हमारे ऑब्जर्वर कोई बात करने को तैयार नहीं है। इधर उधर की बातें भी तकरीबन 1 आधा पौना घंटा हमारा चला गया। उसके बाद जब हम बाहर आए तो बाहर जो है ना हमको मालूम हुआ कि वहां पर डोनेशन की बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है और पैसों की बात नहीं है, उसकी तो खरीदो फरोख्त हो रही है, कीमत लगाई जा रही है और अलग अलग लोग अलग अलग रकम बता रहे थे। मुझसे कहा गया कि आप भी जो है पैसों की बात कीजिए तो आपकी टिकट कंफर्म हो जाएगी, आपको एबी फॉर्म मिल जाएगा। ये बात मुझे पसंद नहीं आई, मेरे उसूलों के खिलाफ थी कि भाई ये डोनेशन नहीं है, ये तो एक तरह का रिश्वत है। और जो लोग कौम और मिल्लत के नाम पर समाज के सामने जाकर इलेक्शन में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो लोग क्या अपने अकाउंट के अंदर इसे डोनेशन दिखाएंगे? क्या जितना पैसा उन्होंने कलेक्ट किया है उतनी अमाउंट वो अपने अकाउंट में दिखाएंगे? मुझे नहीं लगता कि वो दिखाने वाले हैं। वो तो बस अपने बैग भरने के लिए यहाँ आए थे और जो लोग उनको पैसा दिए उनके टिकट कंफर्म हुए, मेरिट पर मेरा नाम आखिर तक था, लेकिन कुछ लोग अपने फायदे के लिए उसमें पुराने यहाँ के कुछ नगर सेवक भी हैं और कुछ यमाइन के कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। वो साम दाम दंड भेद वाला जो मामला है उसका इस्तेमाल करके पैसे देकर, लालच और रिश्वत देकर डोनेशन के नाम पर इन्होंने टिकट हासिल किया और इसी सियासत का शिकार मैं हो गया। मुझे टिकट यमाइन की जानिब से नहीं मिल पाई। सर कब आखिरी में बात हुई थी आपकी अनवर सादात से और कब ये पैसों की बात हुई, डोनेशन की बात हुई? और आप कह रहे हैं कि एक पुराने नगर सेवक का भी इसमें हाथ था, यहाँ के माजी नगर सेवक का, तो उसके बारे में क्या जानकारी है सर? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन 2 पुराने नगर सेवक एक अपने बच्चे के लिए और एक खुद के लिए टिकट हासिल करने के लिए बजिद थे। उन्होंने अनवर सादात को हर तरह से मरूब करने की कोशिश की, उनके ऊपर इंप्रेशन डालने की कोशिश की और इसमें यकीनन मैं कम पड़ा। इसके लिए कि मैं तो उसूलों की बुनियाद पर कर रहा था। मैंने फारूक शादी के इलेक्शन में 5 पैसे नहीं लिए। उनका काम रात और दिन पार्टी का काम और फारूक भाई की शख्सियत को देखते हुए मैंने काम किया था। जब मैं सियासत में पैसे लेता नहीं हूँ तो पैसे देने की बात कहाँ से आती है? अच्छा, मैं इस चीज को भी नहीं मानता कि मैं जब लेता नहीं हूँ तो मैं क्यों दूं? वो भले डोनेशन कहलाए। आपसे भी मांग की गई पैसों की सर? डायरेक्ट अनवर सादात ने नहीं की, लेकिन वहाँ कुछ लोग थे, उन्होंने मुझसे पैसों की बात की कि आप अगर डोनेशन देंगे तो आपको टिकट मिल सकता है। अच्छा, फिर सर आपको आप जो बता रहे हैं पैसों का लेन देन, मतलब सबसे बड़ा कारण क्या समझते हैं आप? ये टिकट कट होने का है सबसे बड़ा कारण? 2 कारण मैं समझता हूँ। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि जो लोग आए थे यहाँ हैदराबाद से वो सिर्फ पैसे समेटने के लिए आए थे, उनको कार्यकर्ताओं से कोई लेन देन नहीं था। अच्छा, जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है। अच्छा, छोटे से छोटे कार्यकर्ता के पास से भी उन्होंने पैसे लिए, ऐसी मेरी जानकारी है। अच्छा, मैं इसका दावा नहीं करता
लेकिन सुनी सुनाई बात है। अच्छा। तो ये जो लेन देन और ये जो घोड़े बाजार जिसे बोलेंगे, ये इस तरह का जो है ना, इसकी इस तरह की मंडी लगी तो जिसने ज्यादा बोली लगाई उसने टिकट पाई। अच्छा। अब उसके अंदर मैं पीछे रह गया, तो मैं अपने उसूलों से जो है ना कहीं भी तड़जोड़ करने के लिए तैयार नहीं था। इसके लिए और कुछ पॉलिटिकल नेता अच्छा। जो पहले जो है ना नगर सेवक रह चुके हैं, वो अपने पूरे क्या कहेंगे पूरे सिपाहियों के साथ अच्छा। अनवर सादात पर ये इम्प्रेशन डाला कि हमको टिकट मिलनी ही चाहिए, आपको जो चाहिए हम देंगे लेकिन हमको टिकट मिलना चाहिए। अच्छा। उन्होंने इसको अपना प्रेस्टीज इशू किया, जिसकी वजह से जो है ना उनको टिकट मिला और मैं महरूम रह गया। अच्छा। और उसके बाद सर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आपका नाम आ रहा था कि राजा भगवान सर को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऑफर दे रही है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी आप चुनाव नहीं लड़ते, समाजवादी पार्टी की ओर से आप जनता के बीच आते हैं, क्या समीकरण रहा सर? एक कमाल की बात बताता हूँ आपको, सियासत गंदी होती है ऐसा लोगों से सुना था, कई बार पढ़ा सुना, जिंदगी में बहुत मर्तबा ये सुनने में आया, लेकिन सियासत इतनी गंदी होती है ये पहली बार मैंने महसूस किया। अच्छा, मेरा इलेक्शन लड़ने के पीछे मेरी एक वजह यह है कि अब मैं समाज के लिए जो है पूरा वक्त दे सकता हूँ। मैं रिटायर हो गया हूँ। अच्छा। अब मेरे 3 लड़के हैं, 2 गवर्नमेंट जॉब में हैं, एक कंस्ट्रक्शन लाइन में है। अब मुझे घर की फिक्र नहीं है, घर चलाने की फिक्र नहीं है। अब मेरा ये जो वक्त है मैं अपनी कौम की खिदमत में बिताना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने सियासत में हिस्सा लिया। पिछले 4 साल से जमायत से जुड़कर पूरी ईमानदारी से काम करता रहा। अच्छा। अब मैं आता हूँ आज की सियासत की तरफ। आज की सियासत खिदमत के लिए नहीं चल रही है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ आज अपना स्टेटस बुलंद करने के लिए। अच्छा। आज सियासत में अपना स्टेटस बुलंद करने के लिए, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने के लिए, और समाज में मैं नगर सेवक हूँ इसका रौब डालने के लिए आज सिर्फ और सिर्फ वो कुर्सी का इस्तेमाल करने का ट्रेंड निकला है। अच्छा। मैं एक बात बताता चलूं कि कारपोरेशन के अंदर जितने कारपोरेशन के मीटिंग्स होते हैं सभागृह के अंदर, कितने लोग जो है ना उस चर्चा में भाग लेते हैं। जहां तक मैंने देखा है रियाज खरादी हर मसले पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा सभागृह के अंदर, उन्होंने अपनी बात की। उसका कितना असर हुआ ये बात की बात है, लेकिन उन्होंने डंकी की चोट पर अपनी बात रखी थी। अच्छा। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग सभागृह में बोलते क्यों नहीं है? हम जो है ना हमारा नुमाइंदा चुन कर देते हैं या गूंगे बहरों को वहां पर भेज देते हैं जाकर तमाशाई बनने के लिए या फोटो खिंचवाने के लिए। अच्छा। कर मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ कि मैं तो अल्लाह गवाह है, मैं जितना मेरा तजुर्बा है, जितना मेरा जज्बा है, मेरा नॉलेज है, उसको कौम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करने के लिए इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। अच्छा, समाजवादी पार्टी की ओर से आप चुनावी मैदान में हैं सर, आप हैं, रियाज खरादी हैं, कैसे प्रभाग को देखते हैं? प्रभाग के क्या मुद्दे हैं? क्या इस प्रभाग का विकास हुआ है? क्या यहाँ के नगर सेवकों ने, लोक प्रतिनिधियों ने आप काम किया है? आपको ऐसा लगता है क्या काम होने बाकी है? क्या कुछ जानकारी आप बताएंगे सर? देखिए साहब, पहले मैं थोड़ा सा एक बात छूट गई थी उसको मुकम्मल करता हूं। अच्छा। मेरा यहाँ से जब टिकट कटना यानी मुझे टिकट नहीं मिलने वाला ये जब मुझे एहसास हुआ, अच्छा। तो मैं अपनी तरफ से जो है कोई कोशिश नहीं की कि किसी पार्टी से टिकट लूं। पिछले 4 महीनों से एनसीपी के कुछ जिम्मेदार मुझे ऑफर दे रहे थे कि भाई आप एनसीपी में आ जाओ, और मैं उनको ये बोल रहा था कि जिस दिन मैं एमआईएम से मेरी उम्मीद खत्म होगी तो मैं आऊंगा, तब हम बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हम आखिरी वक्त तक तुम्हारा इंतजार करते हैं। अच्छा। जब मुझे लगा अनवर सादात साहब और वहाँ के सब हालात, वहाँ का जो है ना घोड़े बाजार में देखा, तो उसके बाद में मायूस होकर मैं ये मैसेज भेजा कि ठीक है,
मैं एनसीपी से लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे समाज के कुछ जिम्मेदारों से बात करना है। अच्छा। और मैंने फौरन जो समाज के अंदर अपना एक मकाम रखते हैं ऐसे नौजवान और सीनियर लोगों से बात की, तो उन्होंने मुझे मना किया। उसके दो वजूहत थे। एक तो ये कि संग्राम जगताप जैसे मुंहफट इंसान को ये पार्टी कंट्रोल नहीं कर पाती, जो अल्पसंख्यकों के मुखालिफत में इतने सारे बयान देता है कि वहां पर फंसा फूटने का डर पैदा होता है। अच्छा। और वो अहमदनगर का पूरा डिस्ट्रिक्ट ये जो है ना, वहां पर टेंस क्रिएट होता है और उसके ऊपर कोई कंट्रोल पार्टी नहीं करती, और वो शख्स जो है ना मुसलमानों के खिलाफ आग उगलता है। तो ऐसी पार्टी में तुम जाकर क्या करेंगे? अच्छा। और दूसरी तरफ अच्छा। जिन्होंने जो अलायंस किया, अच्छा। उन्होंने जो अलायंस किया वो अलायंस किया एकनाथ शिंदे के साथ में, अच्छा। जिन्होंने रामगिरी महाराज को पूरी तरह से डिफेंड किया, उनके सिक्योरिटी का इंतजाम किया। और ऐसे पार्टी के नेता और ऐसी पार्टी एनसीपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने जा रही है, जब ये मालूम हुआ तो मैंने अपना इरादा बदल दिया। तब तक काफी देर हो चुकी थी, यानी नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए सिर्फ 1 घंटा बचा था। अच्छा। मैंने अपना फैसला बदल दिया लोगों की ईमा पर, लोगों के बोलने पर। अच्छा। और मैंने अबू तालिब डोंगरे से बात किया फोन पर, वो इत्तेफाक से नॉर्थपुर में मौजूद थे, उनके पास एबी फॉर्म लिया और नए सिरे से 50 मिनट के ड्यूरेशन में मैंने समाजवादी से अपना फॉर्म दाखिल किया। अच्छा सर, जैसे कि फिर से बात घूम फिर कर टिकट पर आ गई, तो फारूक शाब्दी साहब ने आपका नाम पेश किया था, ऐसा कहा जाता है। हाँ, ये बात मुझे भी बताई गई थी पार्टी के जिम्मेदारों की तरफ से, जो मकामी लोग हैं, जो लोकल लोग हैं उनके थ्रू, कि आपका नाम फारूक भाई ने पेश किया है। और जो फारूक भाई जितने नाम दिए उसमें जो है ना आपका नाम है। लेकिन ऑब्जर्वर जो आए हुए थे, निरीक्षक जो आए हुए थे, वो ताल्लुक से कोई बात करने को तैयार ही नहीं थे हमारे साथ। अच्छा। अब उनको किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं से जो है ना ये सारी चीजें, ये झमेले करने थे पैसों वैसों के, तो शायद इसके लिए उन्होंने मेरे साथ बात नहीं की हो। अच्छा सर, अभी प्रभाग का क्या विकास बाकी है जो आप विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? क्या प्रभाग का विकास हुआ है आपको ऐसा लगता है? प्रभाग का विकास तो नहीं हुआ। अच्छा। आज भी आप देख सकते हैं, एक चक्कर लगाइए पूरे प्रभाग 14 के अंदर, पूरा प्रभाग 14 गढ़ों के अंदर नजर आएगा आपको। हर दिन कहीं ना कहीं से ड्रेनेज का पानी रास्तों पर से बहता हुआ दिखाई देगा। और जिस दिन नल आता है 6 दिन के बाद, पूरा तालाब का सा मंजर हो जाता है पूरे प्रभाग 14 के अंदर। लाइट का प्रॉपर इंतजाम नहीं, ड्रेनेज का नहीं, पानी का नहीं, रास्तों का नहीं, विकास किसे कहते हैं? अगर आज जैसी हालत प्रभाग की है, उसे देखकर अगर विकास हुआ ऐसा लगता है, तो फिर मुझे इसके बारे में कुछ कहना नहीं है। सर, जैसा कि अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो आप समाजवादी पार्टी की ओर से है, लेकिन एमआईएम पार्टी एक बड़ी पार्टी बोलकर प्रभाग 14 में जानी जाती है। एमआईएम है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तो आप कैसे हैंडल करोगे इन सारी पार्टियों को, खास करके एमआईएम पार्टी को? आप उम्मीदवार भी तगड़े वहां पर है, ऐसा चर्चा है। मैं महसूस कर रहा हूं, जब से मेरा नॉमिनेशन वैलिड हुआ है, कुछ दलाल किस्म के लोग या कुछ पार्टी में अपना कद बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह का लालच देने की कोशिश कर रहे हैं। ताकत का इस्तेमाल करने की इनडायरेक्ट धमकी दे रहे हैं कि अरे उनके साथ तुम अगर बैर लोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। मुझे इल्म है कि बहुत जिस्मानी ताकतवर लोग हैं, लेकिन मेरे हौसले उनकी ताकत से बुलंद है। अच्छा। मैं अपने हौसलों की बुनियाद पर जो है ना इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, और मैं इन चीजों की बिल्कुल परवाह नहीं करता
कि कौन कितना ताकतवर है। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ लोगों के बीच जाऊंगा और लोगों का जो फैसला है उसे पूरी ईमानदारी से कबूल करने की मानसिकता रखता हूं। और मेरा सबसे बड़ा भरोसा जो है वो मेरे अंदाजे से प्रभाग 14 में तकरीबन 15 से 17 हजार ग्रेजुएट्स रहते हैं। अच्छा, 15 से 17 हजार वहां पर पढ़े लिखे लोग रहते हैं। और मुझे यकीन है कि ये पढ़े लिखे लोग किसी की ताकत देखकर, किसी की दौलत देखकर, किसी का मैन पावर देखकर वोटिंग नहीं करेंगे, बल्कि अपनी जमीर की आवाज पर, अपने दिल की आवाज पर और दिमाग के कहने पर ये अपना वोट ईमानदारी से देंगे। और जो बेहतर है, जो उनको लगता है कि हाँ ये बेहतर है, उसको वोटिंग करेंगे। और मैं ऐसे लोगों से दरखास्त करता हूँ कि हम भी प्रभाग में इलेक्शन में उतरे हुए हैं। हम अपने आप को, मैं तो अपने आप को बेहतर नहीं कहता हूं, लेकिन मिसाल देने के लिए बात बता रहा हूं कि मुझसे अच्छा, मुझसे बेहतर प्रभाग के लोगों को कोई उम्मीदवार मिलता है, पढ़ा लिखा, दर्द रखने वाला, काम करने वाला और अपनी ईमानदारी से जिम्मेदारी को समझने वाला, अगर कोई उम्मीदवार मिलता है तो वो उसे जरूर वोट करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मुझे ही वोट करें, मुझे ही चुन कर दें। मुझसे बेहतर कोई है तो तुम उसको भी वोट दे सकते हैं। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि लोगों ने और खास तौर पर जिम्मेदारों ने, साबिक या माजी नगर सेवकों ने एक दूसरे को काटने के लिए, टिकट काटने के लिए ऐसी होड़ लगाई थी, इतनी ताकत लगाई थी कि टिकट हमें ही मिले और सामने वाले का टिकट कटे। जबकि मेरी मालूमात के हिसाब से कई लोगों के, कई नगर सेवकों के टिकट कट चुके थे, लेकिन जब एबी फॉर्म दिए गए तो ये सभी लोग जो है इनके नाम वहां पर मौजूद थे और उन्हें एबी फॉर्म दिए गए थे। इसके पीछे क्या राज है, पार्टी इसकी इंक्वायरी करे और जो भी जिम्मेदार है वो उनके ऊपर कार्रवाई करे। आखिर में चलते चलते एक बात बताता चलूं कि समाजवादी पार्टी सोलापुर में तकरीबन 4 सीट लड़ रही है। उसमें प्रभाग 14 में हम 2 लोग, मैं राजा बागवान 14 ब से ओबीसी ग्रुप में मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और रियाज खरादी ये 14 ड में इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं एमए बीपीएड हूं, रियाज खरादी बीए बीपीएड है। ये दोनों आला तालीम याफ्ता है। अभी नाम शरीक करें तो नवाजिश होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज। ये थे हमारे साथ राजा बागवान सर। टिकट को लेकर राजा बागवान सर कहीं ना कहीं भावुक नजर आए, क्योंकि मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार और ये भी कहा जाए कि सूत्रों के अनुसार, बड़े बड़े चुनावी विश्लेषण के अनुसार राजा बागवान सर का टिकट कंफर्म था, लेकिन अचानक से ये सियासत है, ये राजनीति है, कब क्या यहाँ हो जाता है किसी को पता नहीं, ये इनका टिकट कट गया, इस तरह का इनका कहना है। और राजा बागवान सर ने एक बात यहाँ पर फोकस की कि कुछ माजी नगर सेवक का भी टिकट कट हो चुका, माजी नगर सेवक का भी टिकट में नाम नहीं था, टिकट कट हो चुका था, लेकिन अचानक से उनका नाम कैसे आ गया ये तो जनता जानती है। जनता बहुत होशियार है, इस तरह से सर का कहना है। और खास करके उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी है, जिसके संस्थापक अध्यक्ष अखिलेश यादव है, वो समाजवादी पार्टी अब सोलापुर शहर में उतर चुकी है। 4 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के सोलापुर शहर में है। राजा बागवान सर है, रियाज खरादी है, वाहिद नदाब सोलापुर के प्रभाग क्रमांक 17 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो सोलापुर के माजी महापौर रहने वाले यूएन बेरिया जो प्रभाग क्रमांक 16 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये चारों नेता सीनियर है। बात करें तो रियाज खरादी की, राजा बागवान सर की, वाहिद नदाब की, यूएन बेरिया की, पढ़े लिखे उम्मीदवार है। और खास करके प्रभाग क्रमांक 14 में हम पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, हम ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हमारे पास है। और खास करके 17 से 18 हजार प्रभाग क्रमांक में ग्रेजुएट लोग रहते हैं और वो हमें मौका देंगे, इस तरह से राजा बागवान सर का कॉन्फिडेंस है। सारी बातें जो टिकट को लेकर उन्होंने बताई, और भी बहुत सारे उम्मीदवारों से चर्चा होगी, पार्टी को लेकर बातचीत होगी, चुनावी मुद्दे को लेकर बातचीत होगी। लेकिन
लेकिन प्रभाग क्रमांक 14 की जनता किसको पहुंचाएगी महानगर पालिका, प्रभाग 14 से कौन महानगर पालिका की कुर्सी पर बैठने वाला है, ये तो 16 तारीख का दिन ही बताएगा। लोक प्रधान न्यूज़ चैनल से मैं पत्रकार कलीम पटेल के साथ सोलापुर। वेलकम टू डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जहां हम बनाते हैं मजबूत बुनियादें और संवारते हैं बच्चों का मुस्तकबिल। 10 एकड़ के विशाल कैंपस के साथ ये स्कूल सोलापुर के सबसे बड़े स्कूलों में से एक है। यहाँ नेचुरल फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट्स और बच्चों के लिए एक चिल्ड्रंस प्ले पार्क है। क्वालिफाइड टीचर्स के साथ साथ डिजिटल क्लासरूम्स भी है। बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इंडोर स्पोर्ट्स अरेना, जिसमें टेबल टेनिस, चेस और कैरम बोर्ड जैसे गेम्स है। राइफल शूटिंग और आर्चरी की भी फैसिलिटीज तैयार की जा रही है। आत्मविश्वास बढ़ाने और आत्मरक्षा सीखने के लिए लड़कियों और सभी स्टूडेंट्स के लिए टेक्वांडो एंड कराटे सेशंस रखे जाते हैं। साल भर 100 से ज़्यादा मज़ेदार एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, जिनमें कम्युनिटी हेल्पर्स डे, अजान और कीरत कंपटीशन, वेजिटेबल मार्केट डे, वुजू डे, सलाह डे, मैथ्स क्विज, एनुअल स्पोर्ट्स डे और फूड फेस्टिवल जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। बस फैसिलिटीज शहर के हर कोने से अवेलेबल है। अपने बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट और बेहतर फ्यूचर के लिए आज ही एनरोल कीजिए डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में।